हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू मैग्नेट माइंड्स इंस्टीट्यूट। हम पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ करके एक चैप्टर है, वो पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? तो अपन ने चैप्टर शुरू कर दिया था, लगभग 4 लेक्चर अपन ने कवर कर लिए और अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें अपने लास्ट टॉपिक जो चल रहा था उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको पहले ये बोला था कि जब भी आपको स्लेटर्स रूल से सिग्मा, अगर सिग्मा यानी शील्डिंग कांस्टेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कुछ रूल है। पहला रूल ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। जो भी आपको दिया हुआ है उसको आप इस तरह से अरेंज करो कि पहले 1 आए, फिर 2,2 आए, 3,3,3 आ जाए, 4,4,4 आ जाए, ठीक है, 5,5,5 आ जाए, ठीक है, 5,5,5,5 इस तरह से ना, 1,1 2,2 सॉरी 1 2,2 3,3,3 4,4,4 5,4,5 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है कि बस ये चेक करना है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे कितने हैं। जैसे कि हमारे पास जो ऑर्बिट है, अब उसमें जैसे मान लो कि भाई यहाँ वाले जो ऑर्बिट, जैसे मान लो कि मुझे कैलकुलेशन करनी है वो यहाँ के लिए अगर करनी है, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर वाले, इनकी कोई भी शील्डिंग नहीं लगेगी, क्योंकि शील्डिंग तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की लगती है, यहाँ वालों की है ना, यहाँ वाली शील्डिंग लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन बाहर वालों की शील्डिंग कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि इनका कोई शील्डिंग इसके ऊपर लगेगी ही नहीं। शील्डिंग का मतलब होता है अंदर के इलेक्ट्रॉन का बाहर के इलेक्ट्रॉन की तरफ रिपल्शन या प्रतिकर्षण, इसी को हम शील्डिंग बोलते हैं। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की कोई शील्डिंग नहीं लगेगी, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी शील्डिंग लगेगी। कितनी लगेगी उसके बारे में अपन बात करते हैं, और उसके और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी शील्डिंग बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है। इन फॉर्मूला को समझने से पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक इजी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ, इजी सा एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, वो ये है, यहाँ पे देखो बच्चों, है ना, अपन समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे होगा, कहाँ कहाँ पे नहीं होगा। जैसे एक अपने पास सबसे पहले अपन पढ़ रहे फॉर स्पीसीज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसी स्पीसीज जिसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है। ठीक है भाई, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई शील्डिंग नहीं लगेगी, क्योंकि शील्डिंग लगाने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो भाई शील्डिंग लगेगी ही कहाँ से? बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहले वाले में शील्डिंग जो होगी वो नहीं लगेगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0। ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिट होगा, तो कोई n-1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, n-2 n-3 कुछ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं फॉर स्पीसीज हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अब देखो भाई, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे अपने पास एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहेंगे कि भाई सीधी सी बात है कि इस इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन लगेगा। अगर वो रिपल्शन लगेगा तो वो कितना लगेगा बताओ भाई? 0.3। कितना लगेगा? 0.3। तो सिग्मा कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा? 0.3। और Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा? तो वो आएगा आपके Z माइनस सिग्मा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं ये बात करता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? हीलियम में होते हैं। तो Z इफेक्टिव हीलियम के लिए Z कितना है? 2। 2 में से 0.3 माइनस कर दो, Z इफेक्टिव आपको मिल जाएगा 1.7। कितना मिल जाएगा? 1.7। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वालों के लिए लॉजिक लग गया। अब उसके बाद देखो, जितनी भी स्पीसीज है जिसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन? 2 से ज़्यादा, उनके लिए कैलकुलेशन कैसे करनी है? उनके लिए कैलकुलेशन करने का मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। अगर उसके अंदर, उस ऑर्बिट के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से अपन करते हैं। ठीक है,
ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बढ़िया से सवाल की हेल्प से करते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने बोला कि कैलकुलेट Z इफेक्टिव फॉर 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं। क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसके अंदर s में कितने इलेक्ट्रॉन है? ns में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और np में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 3 है, बट 3 इलेक्ट्रॉन है। इन 3 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 3 में से एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे ऐसा होगा ना जिसके ऊपर शील्डिंग लग रही होगी, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे हमारे n-1 s के इलेक्ट्रॉन। किसके इलेक्ट्रॉन? n-1 s के इलेक्ट्रॉन। तो सेम ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कितना सिग्मा लगाएंगे? उन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू होगी 0.30। ये पर इलेक्ट्रॉन है ना, 0.30 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.3 होगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला 0.3 होगा? मैंने आप 0.35 होगा ना बच्चों, एक मिनट। 0.35 होगा, 0.35। तो 0.35 ये अपन ने देख लिया। अब ये 0.35 कैसे होगा? देखो मैंने अभी आपको बताया, अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन, भले ही s में हो, p में हो, d में हो, f में हो, सभी के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 ही होगी। अब देखो, अगर n-1 में अगर s या p के अंदर इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे है? s या p के अंदर, तो सिग्मा होगा उसके लिए 0.85। और अगर d या f के अंदर है तो सिग्मा होगा 1। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखना भाई, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई इसके n-1 s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके लिए हो जाएगा 0.85। कितना हो जाएगा? 0.85। ठीक है, अब ये 0.85 मुझे मिल गया। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे टोटल सिग्मा कितना होगा? तो यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन का होगा 0.85 प्लस अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनमें से हर एक का है 0.35। तो सिग्मा की टोटल वैल्यूज आ जाएगी, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके आ जाएगा 1.7 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आप सम कर दो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, तो ये आपके आ जाएगा 1.4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, सिग्मा को टोटल सम कर दो। सम आप करोगे तो ये आपके कितना हो जाएगा? 3.1 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? आपको Z इफेक्टिव चाहिए। तो Z इफेक्टिव क्या मिलेगा? Z माइनस सिग्मा कर दो तो Z इफेक्टिव आपको मिल जाएगा Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए कितनी होगी? 7 में से 3.1 माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा 3.9 आपके आंसर आ जाएगा। किसका? Z इफेक्टिव का। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, आपको ये वाला नंबर याद रखना है और ये वाला नंबर याद रखना है। 0.35 कब? 0.85 कब? तो n-1 में अगर s या p में इलेक्ट्रॉन है तो आपको वैल्यू याद रखनी है 0.85। अगर n में, s में है, p में है, d में है, f में है, जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबके लिए सिग्मा कितना होगा? 0.35। ठीक है भाई, इसके लिए सिग्मा कैलकुलेट हो गया। एक सवाल अपन और करते हैं, जैसे कैलकुलेट Z इफेक्टिव फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na। बढ़िया सवाल है। Na का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 1s2
2s2, Na का एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है भाई। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बात ही कर रहे हैं, तो इसके लिए तो सिग्मा 0 हो जाएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो n-1 में है, n-1 s के कितने इलेक्ट्रॉन है 2, n-1 p के कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो भले ही s में हो भले ही p में हो, इन सब के लिए जो सिग्मा होगा वो कितना होगा 0.85, 0.85। अभी मैंने आपको बताया था सेम वालों के लिए कितना होता है 0.35। अब देखो n-2 के बारे में बात करेंगे। n-2 में चाहे s हो चाहे p हो चाहे d हो चाहे f हो, सबके लिए सिग्मा 1 होगा। सबके लिए सिग्मा क्या होगा 1। अगर सबके लिए सिग्मा 1 है, इसका मतलब कि यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये हो जाएंगे अपने n-2। तो n-2 में n-2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसका मतलब इनके लिए सिग्मा कितना होगा 1 होगा, है ना। अब सुनना बच्चों प्लीज ध्यान से सुनेंगे। अभी सिग्मा की टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू हो जाएगा 1, साथ में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 6 8, 8 इंटू क्या करेंगे 0.85। तो सिग्मा की टोटल वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 2, अब 8 इंटू 5 होगा 44 हो जाएगा कैरी, 8 8 6 68 6.8। तो आपके आंसर आ जाएगा 6.80। ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़ दो तो आपके हो गया 8.80। ये किसकी वैल्यू आ गई सिग्मा की, सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब आप निकाल दो z इफेक्टिव, तो z इफेक्टिव क्या हो जाएगा z माइनस सिग्मा। तो z इफेक्टिव कितना आ जाएगा, z है 11 माइनस 8.8, तो z इफेक्टिव आपके सीधा सीधा आ गया 2.2। देखो आंसर से मैच हो रहा है ना। तो बड़ा सिंपल है, क्या याद रखना है कि अगर सेम ऑर्बिट में अगर s में इलेक्ट्रॉन है, चाहे p में चाहे d में चाहे f में है, तो उनको अपन कितना उनकी वैल्यू मानेंगे 0.35, और उससे कम उससे एक लोअर ऑर्बिट में अगर s या p में है तो वैल्यू मानेंगे 0.85, अगर d या f में है तो वैल्यू मानेंगे 1, और उससे भी अगर सेकंड लोवेस्ट ऑर्बिट में है, सेकंड इनर ऑर्बिट में है, तो फिर उन सब में इलेक्ट्रॉन 1 ही, उसके सब के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 मानेंगे, चाहे s में है चाहे p में है चाहे d में चाहे f में है। ठीक है, ये 2-3 बातें बड़ी सिंपल है, याद रखेंगे। एक और सवाल करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक सवाल आ गया कि कैलकुलेट z इफेक्टिव फॉर 20th इलेक्ट्रॉन ऑफ Cu। तो Cu का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो भाई, Cu का एटॉमिक नंबर होता है 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। सॉरी, इसमें ना कन्फिग्रेशन थोड़ा अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा 3d10 और यहाँ आएगा 4s1, है ना। मैंने आपको बोला था पहले 1 आएगा, फिर 2 वाले सारे आएंगे, फिर 3 वाले सारे आएंगे, ठीक है, फिर 4 वाले सारे आएंगे। ठीक है भाई। अब देखो ये वाली सारी बात ठीक है। अब 20th इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2 4 6 12 18 और 20 का मतलब कि यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन की, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब इनके लिए सिग्मा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसके बाहर है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना लगाएगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन लगाएंगे शील्डिंग। अब देखो, अब यहाँ सुनना भाई, इसके Nd में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 9। क्यों 9 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है जिसके ऊपर अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका खुद पे थोड़ी ना लगेगी शील्डिंग। तो जिसके ऊपर कैलकुलेशन करे उसके तो उसको काउंट नहीं करना, बाकी वाले सभी को काउंट करना है। और यहाँ पे देखो Ns में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, Np में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो Ns और Np वालों को लेना है 0.35। ठीक है। और देखो इसके बाद अपन देखते हैं n-1 Sn-1p, n-1 s में कितने हैं 2, p में कितने हैं 2। तो इन सब को
n-1 वालों को लेना है 0.85, कितना लेना है 0.85। अब देख, और n-2 में भी s कितने हैं 2, तो इनको तो सीधा 1 ही लेना है, इनको सीधा कितना लेना है 1। अब अपने को बस ये देखना है कि अपन nd वालों को कितनी वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो बच्चों, तो nd को n वाले जो d है, n में जो d है बच्चों, n वाले d को भी 0.35 ही लेना है, और n-1 में अगर d या f हो, n-1 में d या f हो तो 1 लेना है, बट अपने को n-1 में d तो है ही नहीं, ठीक है। तो अपन इनको भी कितना लेंगे 0.35, तो ले लो, बस कैलकुलेशन करनी है, कुछ करना ही नहीं है। देखो सिग्मा कैसे कैलकुलेट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है जिनके लिए 1 है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी p में 6 होगा ना बच्चों, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, p में 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए। अब देखो 8 इंटू कितना करेंगे 0.85, प्लस यहाँ पे देखो ये 6 और ये 9 है ना 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन का सेम ही वैल्यू आ रही है 0.35। इन सबको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 2, ये आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 4 कैरी 8 8 68, तो 6.80 आ गया आपके। अब उसके बाद क्या करो, प्लस कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 15, तो ये आपके आ जाएगा 10.5 है ना। आप कैलकुलेट कर लेना भले ही। अब आप इन तीनों को जोड़ दो, तो ये आपके लास्ट में आ गया 0, 5 और 8 हो गए 13, कैरी 1 1 और 6 10 और 16 और 2 18 और ये 19.30, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बस कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सिग्मा निकालेंगे, z इफेक्टिव क्या आएगा, z इफेक्टिव आपके आ जाएगा कि z की वैल्यू कितनी है उसमें से सिग्मा माइनस कर दो, तो z कितना है अपने, z है 29, 29 में से क्या करो 19.30 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। एक बार अपन देख लेते हैं 350 और 5 नहीं, 1 मिनट ना, हाँ ठीक है। एक बार इसको, इस वाली कैलकुलेशन को देख लेते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं, फिर अपन आगे देखेंगे, ठीक है। ये 10.5 आएगा या नहीं आएगा, तो इसको करके देखते हैं। 15 इंटू, तो 5 5 25, ठीक है, कैरी 2 दे दो, और उसके बाद आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके हो जाएगा 1 5 3 हो जाएगा। चलो कर ही लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। 15 35, 5 5 25, कैरी 2 7, 3 5 5, 10 1 कैरी 3 1 4, तो ये आपके आ गया 5 7 और 5 हो गए 2, कैरी 1 5.25 है ना, तो ये आपके आ जाएगा 5.25, ठीक है। तो 5.25 आ गया। अब आप इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, तो देखो 5 और 6 हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए, 11 और 2 हो गए आपके, आप इनको ऐड कर दो, लास्ट में आ गया 5, 8 और 2 10 0। अब इसके बाद क्या होगा कि 1 कैरी हो जाएगा, तो 6 और 6 12 और 2 14, तो 14.05, तो इसमें से ये माइनस कर दो। अब माइनस किस में से करोगे, 20 में से माइनस कर दो, तो 14.05, तो आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और कोई क्वेश्चन है अपने, ठीक है, नहीं है, तो अपन z कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको एक रूल बता दिया है, उसी रूल को आप फॉलो करो, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। z कैलकुलेट हो जाएगा। इन एटम
filling of electron in orbitals takes place according to Aufbau's rule, but electron removal should be done from valence shell only. For example, electron removal in zinc takes place from 4s rather than 3d. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी भी आप जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह के बारे में बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन है वो निकलता हमेशा लास्ट वाले ऑर्बिट से ही, जैसे 3d 4s, तो पहले भले ही अपन ने 4s भरा है बट इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहाँ से, हमेशा 3d से. ठीक है, तो देखो बच्चों, z इफेक्टिव अगर आप कैलकुलेट करते हो तो शुरू में फर्स्ट ऑर्बिट में आप ऐसे कह सकते हो कि वैल्यू जो है वो ऐसे चेंज होगी. ठीक है, z इफेक्टिव इसका कितना आ जाएगा, देखो अगर आप डाउन द पीरियड जाओगे तो आप ऐसे कह सकते हो कि वैल्यू जो है वो शुरू में बढ़ रही है, उसके बाद वैल्यू कांस्टेंट है ना. और लेफ्ट से राइट जाओगे तो आप ऐसे देख सकते हो कि वैल्यू में एक ग्रेजुअल चेंज आ रहा है. ठीक है, कितना चेंज आ रहा है, तो 0.65 का चेंज आ रहा है. कितना आ रहा है, 0.65. लेफ्ट से राइट जाओगे 0.65 चेंज आएगा. डाउन द ग्रुप जाओगे तो शुरू में डिक्रीज होगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. जैसे अपन ने इसका कैलकुलेट भी किया था सोडियम का 2.2, तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो कि अगर आप दाएं से बाएं जाओगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, तो आपके जो चेंज आएगा वो 0.65 का आएगा. और अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो आपके इनिशियली इंक्रीज होगा z इफेक्टिव. उसके बाद क्या हो जाएगा, देन कांस्टेंट. ठीक है, तो बड़ी सरल सी बात है, कोई मुश्किल दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, तो आपको z इफेक्टिव में कोई दिक्कत आनी ही नहीं है. ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ओके, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है. सबसे पहले अपन वो समझते हैं कि भाई पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है. तो पीरियोडिसिटी का ये मतलब होता है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद, अगर एक निश्चित अंतराल के बाद अगर गुण हैं वो उनमें अगर पुनरावृत्ति हो, मतलब वो रिपीट होने लगे, एक आप ऐसे कह सकते हो कि वो बार बार सेम कैरेक्टर्स वापस आ रहे हो, दोहरा रहे हो, तो उनको अपन कहते हैं पीरियोडिसिटी. जैसे द रेगुलर or a graduation in properties from top to bottom in a group from left to right in a period is called periodicity in properties. तो periodicity मतलब properties में left से right या top to bottom में जो properties में जो रिपीटेशन है उसी को अपन पीरियोडिसिटी बोलते हैं. ठीक है, तो पीरियोडिसिटी में अपने को टोटल 5 चीज़ें पढ़नी है. पहला पढ़ना है एटॉमिक रेडियस, दूसरा एटॉमिक आयोनिक रेडियस, तीसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चौथा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगभग एक जैसे हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे. उसके बाद अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, ये 5 चीज़ें अपने को एक एक करके डिटेल में पढ़नी है. ठीक है, तो आज अपन एक काम करते हैं, एटॉमिक रेडियस से शुरू करते हैं, फिर आयोनिक रेडियस को अच्छे से समझेंगे. ठीक है, इन दोनों को तो आज अपन पूरा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ख़त्म करेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखो एटॉमिक रेडियस क्या है. एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है परमाणविक त्रिज्या. तो परमाणविक त्रिज्या क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड टू द आउटर मोस्ट शेल. तो परमाणु के नाभिक से या केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी को ही परमाणविक त्रिज्या कहा जाता है. ठीक है भाई, तो परमाणु एक है भाई, जैसे एक एटम है, इस एटम का ये क्या है, तो ये इसका केंद्र है, केंद्र से जो यहाँ की दूरी है ये रेडियस होगी या एटॉमिक रेडियस होगी. ठीक है, तो
बस बड़ी सी सिंपल सी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो आउटर मोस्ट शेल कहाँ होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की, उसको खोजने की जो संभावना हो, प्रायिकता हो, वो अधिकतम हो, ठीक है। उसके बाद है सिंस देयर इज अ प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग साइज ऑफ एटम, 3 टाइप्स ऑफ रेडियस कैन बी आइडेंटिफाइड। एक्चुअल साइज हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ टूल्स की हेल्प लेंगे, तो हमें 3 तरह की रेडियस मिलती है, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस, सह संयोजक त्रिज्या, मेटेलिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या, और वंडर वाल को हम वैन दर वॉल्स त्रिज्या, ठीक है। तो ये 3 तरह की त्रिज्याएं हमें पढ़नी है, हम तीनों को एक एक करके बहुत आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो त्रिज्या का क्या अर्थ है, परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश के मध्य जो दूरी है उसी को अपन परमाणुक त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या जो है ये अलग अलग हो सकती है, कभी तो ये निर्भर करता है कि जो हमारा परमाणु है वो किस यौगिक का हिस्सा है, किस एलिमेंट या कंपाउंड का पार्ट है, और वो कंपाउंड किस तरह के बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड के नेचर पे हम एटॉमिक रेडियस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 3 तरह की रेडियसेस वगैरह बताऊंगा, तीनों के बारे में अपन आराम से बात करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 एटम है, क्या कौन से एटम है, 2 है। ये मेरे पास एक एटम है ए, ये भी एक एटम है ए, ये एक एटम का सेंटर है ए एटम का, ये भी इस एटम का सेंटर है। अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस को देखूं, ये इनकी बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो इनके बीच की जो भी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं, आप ऐसे समझ लो कि मैं इस पॉइंट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि ये इसका सेंटर है, यहाँ पे ये इसका सेंटर है, ये मेरे पास एटम है ए, ये भी एटम है ए। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ P, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ Q। तो मेरी जो रेडियस होगी ए की, उसको मैं बोलूँगा P और Q। PQ जो डिस्टेंस है इसको मैं किससे डिवाइड दे दूंगा, 2 से। तो इनके बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको अगर मैं हाफ से डिवाइड करूंगा, 2 से अगर मैं भाग दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगी, तो मुझे मिलेगी इस एटम की रेडियस। आप सोचोगे कि सर ये दोनों भिड़े हुए तो नहीं है, तो क्या यही दूरी को ही हम इसकी रेडियस मानेंगे क्या? हाँ, ये कभी बच्चों इनकी ओवरलैपिंग होगी नहीं होगी, किसी भी स्थिति में, हर कंडीशन में ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये आपको P और Q आई थिंक क्लियरली दिख रहे होंगे, ठीक है। नहीं दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए कलर PQ का चेंज कर देता हूँ, ठीक है। देखना, ये है P और ये है Q। तो PQ को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो मुझे एक ही रेडियस मिल जाएगी ना। आप सोचोगे सर एक्चुअल रेडियस जो है वो तो यहीं तक होनी चाहिए, बट हमारे एटम इतना छोटा होता है कि आप एक्चुअल रेडियस नहीं बता पाते, बट आप उसकी कोवेलेंट रेडियस बता सकते हो, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस आपको समझ में आ गई होगी। अगर हमारे पास 2 एटम अलग अलग तरह के हैं तब भी अगर मैंने बोला कि ये मेरा एटम A है, ये एटम B है, और A और B को अगर मैं मिलाता हूँ तो इनके बीच में एक लाइन है, ठीक है। अब ये जो है पॉइंट मैंने बोल दिया S, ये मैंने बोल दिया अगर T, तो मेरे को रेडियस ऑफ A कैसे मिलेगी, तो रेडियस ऑफ A होगी S और T को आप किससे डिवाइड कर दो, 2 से। रेडियस ऑफ B भी कैसे मिलेगी, S और T को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। अब आप बोलोगे कि सर ये तो एटम छोटे बड़े अलग अलग है, इनकी साइज सेम नहीं है, पर इनकी जो रेडियस निकलेगी बच्चों वो एवरेज रेडियस होगी, है ना। तो एवरेज रेडियस इसकी क्या होगी, सेम होगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं मेटेलिक रेडियस के बारे में। किसके बारे में, मेटेलिक रेडियस के बारे में। तो मेटेलिक रेडियस में भी क्या होगा, एटम्स होंगे, उन एटम्स के बीच में क्या होगी, डिस्टेंस होगी। उस डिस्टेंस के हिसाब से मैंने ये बोल दिया कि भाई ये डिस्टेंस है m,
ये डिस्टेंस है m, पॉइंट m, ये है n, ठीक है। आप इन एटम के कुछ नाम दे दो, आपने ये एटम बोला A है, ये A है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ A कैसे मिलेगी, तो आप बोलोगे m और n कि वो किससे डिवाइड दे देंगे, 2 से। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बिल्कुल कोवेलेंट के जैसा ही लग रहा है। नहीं बच्चों, थोड़ा फर्क होता है, मैं इसके बारे में आपको आराम से आगे बताऊंगा, ठीक है, बट अभी के लिए आप ऐसे मान लो, ठीक है। उसके बाद है वंडर वॉल रेडियस। कौन सी रेडियस, वंडर वॉल रेडियस। ये ना भाई सबसे दूर होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे मेरे पास एक एटम है, वो ना अलग नहीं है, वो एक मॉलिक्यूल का पार्ट है, ये वाला एटम भी मॉलिक्यूल का पार्ट है, और इनके बीच की अगर मेरे को डिस्टेंस चाहिए तो इन दोनों को मिला दो आप, ठीक है। और ये एक एटम है A, ये है B, इन पॉइंट को नाम दे दो आप, कुछ भी नाम दे दो, S और T दे दो, तो आपकी जो डिस्टेंस रेडियस आएगी A की, वो कितनी आएगी बच्चों, S और T को आप किससे डिवाइड दे दोगे, 2 से, ठीक है बच्चों। तो ये रेडियस का एक बहुत बढ़िया तरीका है। अभी मैं आपको बताता हूँ इन तीनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, तो सुनना। तो यहाँ पे बच्चों प्लीज़ देखना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबरिंग एटम्स बिलोंग टू द नियरेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ गैसियस एटम्स, ठीक है। अब देखना, अगर मैं कोवेलेंट रेडियस की बात करूं तो कोवेलेंट में मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं, ठीक है। आपने बोले सर आपने तो दूर दूर बनाए थे, वो आपको ऐसे ही समझाने के लिए बनाए थे, बट एक्चुअल में एटम जो होते हैं वो दूर दूर नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। अगर वो ओवरलैपिंग करते हैं तभी ही उनकी जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट हो पाती है। अगर आप यहाँ देखो तो आपको दिख रहा है कि भाई ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, ठीक है। अगर ये एटम है A, ये वाला एटम है A, ठीक है, तो मैंने बोला कि ये इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P और इसको नाम दे देता हूँ Q, तो मेरे को रेडियस ऑफ A कैसे मिलेगी, वो मिलेगी PQ डिवाइड बाय 2, ठीक है। और अगर मैं मेटलिक की बात करूँ तो मेटल में जो एटम्स होते हैं वो बच्चों एक दूसरे से टकराए हुए होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, वो बिल्कुल टकराते हैं। और अगर वो टकराए हैं तो इसका मतलब अब जो यहाँ पे मेरे पास 2 एटम है, ये A है, ये B है, सॉरी A, दोनों सेम ही मान लेते हैं, A और A है, और इस पॉइंट को मैं S बोल देता हूँ, इसको अगर मैं T बोल देता हूँ, और अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके बीच की इसकी जो रेडियस आएगी A की, वो क्या होगी, वो होगी S T डिवाइड बाय 2। अब देखना, अब मैं अगर वंडरवॉल रेडियस के बारे में बात करता हूँ तो वंडरवॉल रेडियस कुछ इस तरह से मुझे मिलेगी, जहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बोला P, यहाँ PQ हो चुका है, तो अपन CD मान लेते हैं, यहाँ है C, यहाँ है D, ये एटम मान लेते हैं A है, ये एटम भी A है, तो रेडियस ऑफ A कितनी आएगी, तो वो आएगी CD डिवाइड बाय 2। अब एक बार को अगर आप ये मान लो कि सारे एटम सेम हैं, सब अलग अलग तरह के बॉन्ड बना रहे हैं, तो आपको देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे जो रेडियस है वो सबसे कम आएगी, क्योंकि ये एक्चुअल से भी कम आएगी। एक्चुअल से क्या आएगी, कम। ये जो आएगी वो एक्चुअल के बराबर आएगी, और ये जो है ये एक्चुअल से ज़्यादा आएगी, है ना। तो सीधा सीधा आप ऐसे कह सकते हो कि कोवेलेंट रेडियस है वो सबसे कम आएगी, कोवेलेंट रेडियस सबसे कम आएगी, मेटेलिक या क्रिस्टल रेडियस उससे थोड़ी ज़्यादा आएगी, और वंडरवॉल रेडियस जो है वो उससे भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। सबसे ज़्यादा कौन सी आएगी बच्चों, वंडरवॉल रेडियस, उससे कम मेटेलिक, उससे कम कोवेलेंट। ये वाला रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब आप ऐसे मान लो कि अगर आप एटॉमिक रेडियस के पता कर रहे हो तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, मतलब इसके बिना बिल्कुल नहीं चलेगा। तो सबसे कम कोवेलेंट, उससे ज़्यादा मेटेलिक, उससे ज़्यादा वंडरवॉल। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप ऐसे भी याद रख लो कि ये अल्फ़ाबेटिकली है, अल्फ़ाबेटिकली कोवेलेंट पहले आता है, मेटेलिक उसके बाद आता है, वंडरवॉल उसके बाद आता है। तो रेडियस का रेशियो यही रहेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अभी जो पढ़ा
जो समझा उसका क्या मतलब है, क्या लॉजिक है भाई। तो लॉजिक ये है कि बताओ कि भाई आपको ये पता है कि सर अगर मेरे को कोई बोले कि एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है, तो मैं बोलूँगा कि पहले तो आप देखना भाई अक्रॉस द पीरियड अपन देख रहे हैं, मतलब एक पीरियड सेम रख के देख रहे हैं। तो सेकेंड पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। सही बात है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। तो इसमें देखना बच्चों, दो जो शेल है, जो ऑर्बिट है, वो इन सब में सेम है। मतलब इन सब के लिए n इक्वल टू 2 सब में एग्जिस्ट करता है। सब सेकेंड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, सब अपने s और p में ही भर रहे हैं सेकेंड ऑर्बिट के। तो अगर इनमें शेल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसमें इस तरह से पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट सब में है, तो इसमें अगर या तो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहीं पे होंगे सब में, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन सब में सेकेंड ऑर्बिट में ही है, तो साइज जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो तो लेफ्ट से राइट जाने पे कम होता जाता है 0.65 से। तो आपको पता है कि भाई सॉरी 0.65 से बढ़ता जाता है। तो ये इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, तो रेडियस है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है भाई रेडियस कम हो जाएगी। तो रेडियस जो है वो लिथियम की सबसे ज़्यादा आएगी, फिर बेरिलियम की आएगी, फिर कौन है, बोरॉन, बोरॉन से छोटा कार्बन, कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भी छोटा फ्लोरीन। पर आप बोलोगे कि सर इस हिसाब से नियॉन मैक्सिमम कैसे हो गया। नियॉन मैक्सिमम इसलिए हुआ क्योंकि ये वंडर वॉल रेडियस होती है इसकी रेडियस कौन सी होती है, वंडर वॉल्स रेडियस होती है। अब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता है इसकी वंडर वॉल रेडियस है। तो जितनी भी नोबल गैस है उन सब के लिए वंडर वॉल रेडियस ही याद रखनी है। वो सब कौन सी रेडियस बनाएगी, वंडर वॉल्स रेडियस, वंडर वॉल्स रेडियस। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि वंडर वॉल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था। उन्होंने ये बोला था कि दुनिया का, उन्होंने बोला कि सबसे वीकेस्ट फोर्स में से एक ऐसा फोर्स है जिसको अपन बोलते हैं वंडर वॉल फोर्स। और वो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, तो वो एग्जिस्ट करता है नोबल गैसेस के बीच में, क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, वो कोई बॉन्ड वगैरह नहीं बनाते। तो क्या वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं रहते, क्या रहते हैं, बट उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई वंडरवॉल फोर्स है वो नोबल गैस में एग्जिस्ट करेगा। और नोबल गैसेस जो होती है वो आपको पता है कौन कौन सी है, हीलियम, हीना, नीना और करीना के एक्सरे, रंगीन, ओजी, ठीक है। तो बस ये बात है भाई, लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज होगी, पर क्योंकि नियॉन एक नोबल गैस है तो उसकी रेडियस वंडरवॉल होगी, तो उसकी रेडियस मैक्सिमम आएगी, ठीक है भाई। तो दाएं से बाएं जाने पर परमाणविक त्रिज्या में निरंतर कमी आती है, पर ये जो नियॉन है वो एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, उत्कृष्ट गैस है, इस वजह से इसमें कोई कमी नहीं आती। उसके बाद है नेक्स्ट, टॉप टू बॉटम। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ एक पीरियड में जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी। लिथियम में देखो भाई, लिथियम में 2 ऑर्बिट है, सोडियम में 2 की जगह 3 ऑर्बिट है, तो साइज बड़ी हो गई। पोटेशियम में 4, 1 2 3 4, साइज और बड़ी हो गई। रुबिडियम में 5 ऑर्बिट है, अगर ऑर्बिट बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम साइज क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक त्रिज्या बढ़ती है,
क्योंकि नए कक्षक या नए कोश, लिखो कोश जुड़ते हैं, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू ऑर्बिट्स, न्यू शेल्स, ठीक है। तो शेल या ऑर्बिट बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी। सेम लॉजिक दोनों में है। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट घटेगी, पर कब घटेगी, कितनी घटेगी, उसके बारे में बात कर ली अपन ने। देखो भाई, तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो इसकी साइज कितनी है, लिथियम की परमाणु त्रिज्या कितनी है, 152, ठीक है। 111, 88, 77, 74, 66, 64, और बस हो गया, इतना ही था। यहाँ देखो इनकी भी देखो 64, 60, 99, 114, 133, 140। तो साइज है वो टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ रही है। देखो इधर भी बढ़ रही है, सभी जगह बढ़ रही है। तो बस सिंपल बात है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज कम होती है, बढ़ती है, और लेफ्ट से राइट जाने पे कम हो जाती है। देखो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कम हो गई, टॉप टू बॉटम बढ़ती है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट देखो, यहाँ सोडियम है भी, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, कम होती जा रही है। तो क्या दिखना है भाई, दाएं से बाएं परमाणु त्रिज्या का मान है ना, दाएं से बाएं आवर्त में परमाणविक त्रिज्या में कमी आती है, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो दो नियम याद रहेंगे भाई, दो नियम याद रहेंगे, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। दाएं से बाएं कम होगी और ऊपर से नीचे बढ़ेगी, पर इसमें भी ध्यान रखना कहीं कहीं पे चीजें बदल सकती है, ठीक है। जैसे लास्ट में नियोन है, नियोन में तो सबसे बड़ी आ जाएगी, इसमें तो मैक्सिमम आ जाएगी। आर्गन है, आर्गन में भी मैक्सिमम आएगी, इसलिए हमने ये कहाँ तक रोक दिया, फ्लोरीन क्लोरीन तक रोक दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई अंधों की तरह फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना, जागते रहना भाई। ऐसे नहीं कि तो ऊपर से नीचे दाएं से बाएं, पर हर जगह नहीं, सभी जगह नहीं, जहाँ पे होगा वहाँ होगा, कहीं कहीं पे ऐसा नहीं भी होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल आ गया, सवाल है कि बताओ नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, इनमें बताओ भाई क्या इसका क्या क्रम होगा। तो बड़ा सरल सी बात है भाई, पहले तो आप इसको अरेंज करो। अरेंज ऐसे होगा कि नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस, और इसके बाद आता है ऑक्सीजन, इसके बाद आता है फ्लोरीन, और इधर आता है सिलिकॉन। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है, सिलिकॉन से जो फास्फोरस है वो छोटा होगा, फास्फोरस से जो नाइट्रोजन है वो उससे भी छोटा होगा, ठीक है। मान लो कि सिलिकॉन अगर इतना बड़ा है तो फास्फोरस इतना बड़ा होगा, नाइट्रोजन इतना बड़ा होगा, और फ्लोरीन इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो एक बात क्लियर है कि भाई नाइट्रोजन से फास्फोरस है वो बड़ा होगा, और फास्फोरस से सिलिकॉन और बड़ा होगा, और नाइट्रोजन से फ्लोरीन और छोटा होगा। तो इसका मतलब फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा नाइट्रोजन होगा, उससे बड़ा फास्फोरस होगा, और सबसे बड़ा सिलिकॉन होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन सबसे बड़ा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत। और फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, ये कैसा एरो है भाई, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही सरल सा था, कुछ इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी, ठीक है। अब देखो इसके बाद है डी कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो तो सारी बातें ठीक थी, सब कुछ बढ़िया जा रहा था, तो फिर अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो पढ़ इसलिए रहे हैं बच्चों क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है इसमें बच्चों कुछ इस तरह की बात है कि पहले इसमें ना एक डेटा है, डेटा के बेसिस पे थ्योरी फ्रेम की गई है। ऐसा नहीं है कि पहले हमने कंसेप्ट बनाया, कंसेप्ट के हिसाब से सभी एलिमेंट फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि कुछ अपन ने पहले सारा डेटा अरेंज किया, डेटा के हिसाब से हमने अपने लॉजिक लगाए, अपनी थ्योरी लगाई। तो इसमें एक बात है भाई कि एक जो चीज़ आएगी जिसको हम बोलते हैं डी कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन, है ना।
डी संकुचन, ठीक है। डी कॉन्ट्रैक्शन को हम स्कैंडिनाइड संकुचन भी कहते हैं, स्कैंडिनाइड संकुचन भी कहते हैं। आप बोलोगे कि सर ये क्या मतलब हुआ? तो जो डी सीरीज है वो कहाँ से शुरू होती है? वो स्कैंडियम से शुरू होती है। तो स्कैंडियम से शुरू होगी तो स्कैंडिनाइड संकुचन, लेंथेनॉइड से होगी तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड से होगी तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो डी कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से शुरू होता है बच्चों? डी से होता है। अब आप सोचोगे कि सर ये डी संकुचन है क्या, मुझे तो इसका कुछ ऐसे पता ही नहीं चल रहा। तो मैं आपको समझाता हूँ। अपन सबसे बढ़िया चलते हैं। आपको भी पता होगा कि यहाँ आता है एस ब्लॉक, इधर आता है पी ब्लॉक, और बीच में कौन आता है? डी ब्लॉक, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं ऐसे देखूं कि डी ब्लॉक के बारे में बात करें तो डी ब्लॉक में क्या होगा बच्चों? आप डी ब्लॉक डी कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए आपको बहुत बढ़िया सीरीज एक मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है 13th ग्रुप। कौन सा ग्रुप? 13th ग्रुप। देखो, अगर मैं ग्रुप 13 के बारे में बात करूं तो उसमें कौन है? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली, नई। इसका पीरियड कौन सा है? सेकंड। इसका पीरियड कौन सा है? थर्ड। इसका पीरियड कौन सा है? फोर्थ। तो इसका मतलब इससे जस्ट पहले डी ब्लॉक वाले आए होंगे, 3D वाले। इससे पहले 3D सीरीज आई होगी। तो जब देखो, जब आप बोरॉन से एल्यूमिनियम जाते हो तो यहाँ फर्क बहुत कम आता है भाई। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। बट अब यहाँ पे जो गैप आता है वो सिर्फ 8 का नहीं आता, वो 18 का गैप आता है। कितने का गैप आता है? 18 का। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर होगा 31। कितना होगा? 31। तो क्योंकि ऑर्बिट तो सिर्फ एक ही बढ़ा भाई, जैसे इसमें सेकंड ऑर्बिट था तो बोरॉन में 2 ही ऑर्बिट थे, ठीक है। एल्यूमिनियम में 3 हो गए, बट गैलियम में 4 हुए। पर ऑर्बिट एक बढ़ा, पर एटॉमिक नंबर यहाँ तो 8 बढ़ा था, तो यहाँ तो साइज ठीक थी। बट यहाँ पे ऑर्बिट एक बढ़ा पर एटॉमिक नंबर 18 से बढ़ गया। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो चेंज है वो बहुत बड़ा चेंज है। प्रोटॉन इतने ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा कि जो साइज है वो श्रिंक हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। साइज छोटी हो जाएगी, संकुचन हो जाएगा, इकट्ठी हो जाएगी। इसी संकुचन, ये संकुचन किस वजह से हुआ? 3D श्रेणी की वजह से हुआ। इस वजह से एल्यूमिनियम की जो साइज है वो गैलियम से बड़ी आती है। मतलब एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा है। किसकी वजह से? स्कैंडिनाइड संकुचन की वजह से या डी संकुचन की वजह से, डी श्रेणी के संकुचन की वजह से, डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो बहुत सिंपल बात है भाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एल्यूमिनियम तक कोई डी एलिमेंट थे ही नहीं, पर जैसे ही आप गैलियम पे गए, गैलियम को अचानक से 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा मिल गए दहेज में, और वो 10 उसके 4th ऑर्बिट में नहीं भरे, वो तो 3rd वाले में भरे। तो 3rd वाले में भरने की वजह से, सुनना बच्चों, 3rd वाले में भरने की वजह से n-1d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बढ़े, जिन्होंने z की वैल्यू को, जिसने सिग्मा की वैल्यू में 10 जोड़ दिया, और सिग्मा की वैल्यू बढ़ने से z इफेक्टिव है वो कम हो गया, और z इफेक्टिव कम होगा तो साइज भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो साइज कम होने की वजह से ये संकुचन होगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। z इफेक्टिव कम नहीं होगा, z इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है। z इफेक्टिव बढ़ेगा, ठीक है। तो ये d में जो इलेक्ट्रॉन आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने z इफेक्टिव को बढ़ाया। z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से साइज है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अचानक आपने 10 प्रोटॉन्स बढ़ा दिए। 10 प्रोटॉन बढ़ने की वजह से आपके साइज है वो अचानक श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, संकुचन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है।
तो 3D सीरीज में खुद की 3D सीरीज खुद के बारे में अगर कोई पूछ ले तो भी अपन बता सकते हैं, ठीक है। और 3D सीरीज में संकुचन जो होता है वो क्यों होता है, ठीक है। इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है 3D सीरीज का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छा खासा है, 3D से जो 4D का कॉन्ट्रैक्शन है वो और ज़्यादा है, और 4D के बाद अगर 5F का कॉन्ट्रैक्शन देखें वो तो हद से ज़्यादा है। इस वजह से इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4F का जैसे कॉन्ट्रैक्शन आता है तो इन दोनों सीरीज की जो साइज है वो लगभग सेम होती है। इन दोनों सीरीज की जो साइज है वो लगभग क्या होती है, सेम होती है। कैसे कि भाई 3D सीरीज है, 3D सीरीज इसके कंपैरिजन में 4D सीरीज की साइज बड़ी होगी। 4D सीरीज की साइज बड़ी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ जाने पे आपको सीधी सी बात है भाई ऑर्बिट बढ़ गए, है ना, ऑर्बिट बढ़े। बट अब 5D के टाइम ऑर्बिट तो एक बढ़ता है बट यहाँ पे एक तो D के 10 आ जाते हैं और 4F के 14 आ जाते हैं। 5D के 10 और 4F के 14, ये इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है 24 प्रोटॉन्स। 24 प्रोटॉन जब आप जोड़ोगे तो वो 24 प्रोटॉन कितना ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएंगे, और इतना ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से एटम एकदम ऐसे इकट्ठा ही हो जाता है, और छोटा होने की वजह से इनकी जो साइज़ है वो लगभग बराबर आ जाती है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे ऐसे ये सवाल आ जाए, थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कि चतुर्थ डी श्रेणी और मतलब पंचम या पांचवी जो डी श्रेणी है, 4D सीरीज और 5D सीरीज, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी का जो आकार है, जो परमाणु त्रिज्या है उनकी, वो लगभग बराबर होती है। इसके पीछे क्या कारण है, तो बहुत सरल सी बात है। आप ये बोलोगे कि क्योंकि 4F के जुड़ने से यहाँ पे जो संकुचन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे इस वजह से जो आकार है वो लगभग बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने रीज़न था। इसके बाद क्योंकि अपन ने 3D संकुचन वगैरह देख लिया, तो ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्शन अपन 4F का भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो F वाला कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, क्योंकि F का की जो शील्डिंग है वो बहुत पुअर है, तो शील्डिंग पुअर होने की वजह से क्या होगा, शील्डिंग अगर पुअर होगी तो साइज बहुत श्रिंक करेगी, तो 4F के इलेक्ट्रॉन है वो बहुत उनकी वजह से वो बहुत शील्डिंग नहीं कर पाते, इस वजह से बहुत हाई इनका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसको अपन कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। ठीक है, तो लैंथेनाइड संकुचन क्या है, तो भाई लैंथेनाइड सीरीज में दाएं से बाएं जाने पर परमाणुक त्रिज्या में निरंतर कमी आना ही लैंथेनाइड संकुचन है, ठीक है। जबकि होना तो ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो साइज बढ़नी चाहिए, पर यहाँ पे साइज बढ़ने की बजाय साइज कम हो जाती है, आकार कम हो जाता है। तो इस वजह से आपको ये देखो एक सवाल भी है कि इंडियम और थेलियम में की जो साइज है वो लगभग बराबर है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के नीचे है ना। आपको मैंने बोला बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, तो इसमें देखो साइज हो, इसमें देखो ऑर्डर क्या होना चाहिए था कि बोरॉन सबसे छोटा होना चाहिए था, एल्यूमिनियम उससे बड़ा होना चाहिए था, गैलियम उससे बड़ा होना चाहिए था, इंडियम उससे बड़ा, थैलियम उससे बड़ा। पर होता क्या है कि बोरॉन से बड़ा निकलता है गैलियम, गैलियम से बड़ा निकलता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा निकलता है टेलुरियम, और सबसे बड़ा निकलता है इंडियम। देखो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जगह एक्सचेंज कर ली, और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जगह एक्सचेंज कर ली। अब ये जगह एक्सचेंज होने के पीछे क्या लॉजिक है, क्यों हुआ, तो इनके बीच में यहाँ वाला जो जगह चेंज हुई, इसमें आप बोल सकते हो यहाँ पे डी कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा डी कॉन्ट्रैक्शन, 3D कॉन्ट्रैक्शन। 3D कॉन्ट्रैक्शन को स्कैंडिनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो हुआ इसको अपन बोलेंगे 4F कॉन्ट्रैक्शन, और 4F कॉन्ट्रैक्शन का नाम है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड संकुचन। ठीक है बच्चों, तो ये जो 13 ग्रुप है, इस सबसे
बड़ा जो सबसे बड़ी जो क्षति हुई है, सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा जिसने अजाब झेले हैं, तो वो 13th ग्रुप है। वही क्यों बेचारा? तो ये इसके जो पड़ोसी हैं वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत एक्सप्लोजिव पड़ोसी हैं इसके। इसके पड़ोस में, जस्ट पड़ोस में आता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक इसको थोड़ा बहुत बर्बाद करता है, और डी के जस्ट बाद में एफ ब्लॉक है। तो जैसे एफ ब्लॉक आता है तो एफ ब्लॉक डी को खराब करता है, और डी और एफ मिलके 13 को डिस्टर्ब करते हैं। इस वजह से 13 ग्रुप में कोई सीक्वेंस ऑर्गेनाइज्ड है ही नहीं, ठीक है। और 4F में भी SN और PB की जो साइज है वो सेम आ जाती है। और उसके पीछे भी क्या कारण है? अगर कोई तुमसे बोल दे कि कहे शिव जी सुनो पार्वती, तो इन दोनों की जो साइज है SN और PB की साइज लगभग एक जितनी है। इसके पीछे भी अगर कोई कारण पूछे तो आप कहना कि साहब इसमें भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अदरवाइज इसके अलावा कोई और कारण नहीं है, ठीक है। तो बस यही बात अपने को याद होनी चाहिए, और होना ये चाहिए था कि पीबी की साइज बड़ी होनी चाहिए थी, बट होती नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये है भाई, ये आपको ट्रेंड है, बताया मैंने आपको बता दिए थे कि एस ब्लॉक बड़ा सिंपल है, वो सीधा सीधा ब्लॉक है। तो वही वो नियम मानता है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगी, ठीक है, और दोनों में बढ़ती भी है। जबकि यहाँ पे 3D सीरीज आने की वजह से डी कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्कैंडिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो स्कैंडिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि गैलियम की जो साइज़ है वो एल्यूमिनियम से बड़ी आ जाती है, ठीक है। यहाँ देखना भाई, यहाँ साइज़ का फ़र्क है, और जो इंडियम है उससे जो थेलियम है वो बड़ा निकलता है, सॉरी इंडियम है वो बड़ा निकलता है थेलियम से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद अपन ने बोला कि इनकी जो साइज़ है वो लगभग बराबर आ जाती है। तो इनके पीछे जो रीज़न है, यहाँ पे जो रीज़न है वो 3D सीरीज़ है, तो स्कैंडिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ पे सीरीज़ है वो F और D 4F या फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। इनका थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी सभी जगह जो रूल चलता है वही रूल चलता है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज मतलब इंक्रीज, डिक्रीज मतलब डिक्रीज, लेफ्ट से राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, टॉप टू बॉटम सभी जगह काम चलेगा। सिर्फ 13 और 14 ग्रुप, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली में ये रूल नहीं काम करेगा। नहीं करेगा मतलब नहीं ही करेगा, उसके अलावा सभी जगह काम करेगा। यहाँ पे दो सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल आएगा कि वाई साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, आप बोल देना ड्यू टू स्कैंडिनाइड कॉन्ट्रैक्शन और 3D कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा सवाल आ सकता है वाई साइज ऑफ इंडियम इज ग्रेटर देन थेलियम, आप बोल देना ड्यू टू स्कैंडिनाइड सॉरी ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और 4F कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद सवाल आ सकता है कि वाई साइज ऑफ टिन एंड लेड इज नियरली सेम, तो आप बोल सकते हो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो बड़े ही सिंपल से सवाल हैं। लेफ्ट टू राइट साइज कम होगी, टॉप टू बॉटम बढ़ेगी, और कहाँ पे ये एक्सेप्शन आएंगे उनका थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल आया हुआ है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ फॉलोइंग। एटॉमिक रेडियस अभी मैंने आपको बताया, तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दो। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, इन दोनों को भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दो। जैसे एक्सचेंज करोगे तो गैलियम की साइज़ है वो गैलियम से बड़ा निकलेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा निकलेगा थैलियम, थैलियम से बड़ा निकलेगा इंडियम, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो बस इसमें देखो भाई, एल्यूमिनियम से बड़ा कौन है, गैलियम से बड़ा कौन है, देखो गैलियम वाला ऑप्शन ही एक है, एल्यूमिनियम तो सबसे छोटा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला अपना जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें साइज लगभग नियरली सेम होगी। अगर इसमें कहीं पे आपको इंडियम से बड़ा थैलियम दे भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगभग साइज बराबर होती है। बट ये वाली बात तो भाई 100% है ही सही। देखो ये कब का सवाल है, जेई एडवांस्ड 2016 में ये सवाल आया था। जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन भाई बच्चों अपन क्लास में कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक है, ठीक है।
अपना कंटेंट वगैरह। एक और सवाल देख लो, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज है ना, तो साइज का क्या ऑर्डर है, ओ एस एस ई टी पो है ना, ठीक है। तो किसकी किसकी साइज चेक करनी है, ओ एस एस ई एंड ए एस कहाँ होगा भाई, तो ये तो अपने को 16th ग्रुप है पता है, बाकी है एन पी ए एस एस बी बी आई है ना, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ सावधानी से टीपो, यहाँ लव आता था भिखारी, उसके बाद भीख मांगे है ना, तो भीख मांगे तो अपना क्या था, लिवर, ठीक है। तो बस ये ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब देखो इनको चेक करते हैं, तो ऑक्सीजन ये तो ये रहा, ये रहा, ये रहा, 3 तो ये हो गए, इसके बाद कौन सा बचा, एक ये बचा। अब बड़ी सिंपल सी बात है भाई, इसमें देखो बहुत सिंपल है, देखो ऑक्सीजन सबसे छोटा निकलेगा, उससे बड़ा निकलेगा सल्फर, अब सल्फर के बाद ये दोनों बचे, इनका तो पीरियड ही अलग है ना, तो इसमें फिर एस आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा, एस ई आ जाएगा, ठीक है। अब एस ई और एस में से कौन बड़ा होगा बताओ, सॉरी एस और एस ई में से एस ई छोटा होगा, एस ई क्या होगा, छोटा होगा, और ए एस बड़ा होगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि अपने पास 2 रूल है, कितने रूल है, 2, तो लेफ्ट से राइट जो है वो साइज कम होगी, लेफ्ट से राइट साइज कम होगी, तो ए एस की साइज बड़ी होगी, सल्फर की साइज, सेलेनियम की साइज छोटी होगी। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज है वो बढ़ती है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, ऑक्सीजन छोटा, सल्फर उससे बड़ा, सेलेनियम उससे भी बड़ा, और आर्सेनिक उससे भी बड़ा, तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम साइज बढ़ी, तो ऑक्सीजन से बड़ा निकला सल्फर, सल्फर से बड़ा निकला सेलेनियम। पर इन दोनों में जब अपन ने कंपेयर किया तो अपन ने लेफ्ट टू राइट वाला रूल देखा, लेफ्ट टू राइट में सेलेनियम छोटा निकलेगा और ये बड़ा निकलेगा, ठीक है भाई। तो अपन ने सवाल कर लिए साइज पे, आज एटॉमिक साइज अपना क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अपन आगे की कहानी अगली क्लास में पढ़ेंगे, बढ़िया रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच। पहले फाइल आपके सेव कर देते हैं, है ना, कहाँ गया सेव, ये रहा, सेव कहाँ करेंगे, न्यू सेशन में करेंगे, केमिस्ट्री में करेंगे, केमिस्ट्री में कर देते हैं। फाइल नेम क्या है, फाइल नेम है पीरियोडिक, एक मिनट, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल लेक्चर 5, ओके। तो ये आपके हो गया, ठीक है, फाइल सेव हो जाएगी बच्चों। तो साइज में 2 ही बातें हैं, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डिक्रीज, सॉरी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, पर इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक स्कैंडिनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके।